नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम आरंभ से एक टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए हम हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो क्वेश्चन क्रमबद्ध रहेंगे, हर टॉपिक क्रम के आधार पे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, जिस काल के मानव को किसी लिपि का ज्ञान नहीं था और जिसका अध्ययन पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी मानव ने प्रारंभ में लिपि नहीं सीख ली थी, बहुत बाद में लिपि सीखी थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं तो वहाँ चित्रलिपि का प्रयोग होता है। प्रारंभ में संकेत भाषा का या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता था। संकेत भाषा जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, किसी को इमोजी भेजते हैं, जैसे किसी को खुशी का भेज देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ खुश है, किसी को दुख का भेज देते हैं, किसी को चॉकलेट भेज देते हैं। मतलब ये सब क्या थे, उस टाइम पे वो अपने हिसाब से इमोजी बना के रखे थे, लेकिन प्रतीक चिन्ह होते थे, आज की तरह भाषा नहीं होती थी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। और क्या था, इस काल में हम इस काल का अध्ययन किस में करते हैं? पाषाण और ताम्र पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, कालखंड एवं उनसे संबंधित समय अवधि का सही मिलान कीजिए। यानी हमें क्या करना है, कालखंड यानी हमें एक तरफ समय दिया है और दूसरी तरफ उनका नाम दिया है, यानी हम इनसे मिलाना है। तो पहला पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का क्या हो जाएगा? 5 लाख ईसा पूर्वी से 10,000 ईसा पूर्वी। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का क्या हो जाएगा? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व है। तीसरा है नव पाषाण काल, इसका क्या हो जाएगा? 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का क्या हो जाएगा? 5वीं शताब्दी से वर्तमान तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। यानी हमें एक तरफ समय का काल का नाम दिया है, दूसरी तरफ उस काल की अवधि दी गई है और हमें उससे उनका मिलान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। आदि ऐतिहासिक काल के मानव को लिपि का ज्ञान था, किंतु वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इतिहास का आरंभ ऐतिहासिक काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, जब लिखित विवरण पढ़े जा सकते हैं। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है और हमें इनमें से क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहले कथन में दिया कि मानव को लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि उनके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कहीं मछली जैसा चिन्ह है, कहीं बैल जैसा चिन्ह है, कहीं वो एक श्रृंगी का चिन्ह है। तो इनमें क्या हो जाएगा? इनके क्या तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। कथन पहला, नवपाषाण काल में कुंभकारी मर्द भांड का निर्माण पहली बार दिखाई देते हैं। कारण, नवपाषाण काल में मानव स्थिरवासी होकर खेती करने लगा था और पालतू पशु रखने लगा था, जिससे खाने पीने के बर्तनों की आवश्यकता हुई। मतलब ये हमारा प्रश्न है, कथन ए और कथन बी दिया गया है। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि नवपाषाण काल में आकर मानव ने खेती करना सीख लिया था, पशुपालन करना सीख लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब मान लो हम अपने घर में हमें किसी बर्तन की आवश्यकता होगी तभी तो खरीदेंगे या हम उसे बनाएंगे, तो यही नियम यहाँ पे लागू होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन उपकरण हैंड एक्स मद्रास के पास पल्लवरन से किसने खोजा था? यानी भारत में पाषाणकालीन उपकरण सबसे पहले किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। याद रखना, भारत में लगभग सभी ऐतिहासिक स्थल
सभ्यताओं की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि अंग्रेजों को इस विषय में रुचि थी। वो हमेशा जानना चाहते थे कि पहले क्या हुआ होगा या पहले कौन रहते होंगे। तो इस जानकारी के आधार पर किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अगला प्रश्न है, युग और उनसे संबंधित विशिष्ट उपकरण विशेषता का सुमेल कीजिए। यानी एक तरफ दे दिया युग और दूसरी तरफ क्या दिए हैं? उनके उपकरण। तो हमें इन्हें मिलाना है। तो क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल, तो क्या हो जाएगा? स्क्रैपर, भेदक एवं बेदिनिया फलक उपकरण। तो एक नंबर में क्या आ जाएगा? 3 नंबर। 2 नंबर में क्या होगा? उच्च पूरा पाषाण काल, तक्षणी विशेष उपकरण भीमवेटिका चित्रकारी। मध्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और अंतिम है नवपाषाण काल, कुंभकारी बर्तन का प्रथम प्रादुर्भाव। हमने पहले भी एक प्रश्न इस बारे में देखा था। तो क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में बर्तनों का या मर्द भांडों का निर्माण शुरू हो गया था। पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी से प्राप्त चापर साम्पिंग पेबुल संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये पहले क्या था? अंग्रेजों के टाइम भारत पाकिस्तान एक था। आप भी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इस बात को। लेकिन वो सोन नदी घाटी सभ्यता से जो उपकरण प्राप्त हुए उन्हें और किस नाम से जाना गया? यानी इसमें जो औजार प्राप्त हुए थे उनका नाम के आधार पर तो नामकरण कर दिया। लेकिन आजकल हम देखते हैं, जैसे हम सभ्यताएं पढ़ते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु किसका नाम है? नदी का। तो इस हिसाब से सोहन नदी घाटी है तो संस्कृति का नाम भी क्या हो जाएगा? सोहन संस्कृति। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? अब हमें क्या पहचानना है? असत्य कथन पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। भीमवेटिका मध्य प्रदेश की गुफाओं का प्रयोग उच्च पूरा पाषाण काल में रहने और चित्रकारी के लिए किया गया। मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हुई और बर्फ की जगह घास के मैदान बनने लगे। विश्व में सबसे प्राचीनतम मर्द भांड बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। तो हमें कौन सा मानना है इसमें? केवल 3 नंबर। क्या है? केवल यही कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? कि कथन 3 असत्य है। हम यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए तो इनको नंबर काउंट कर सकते हैं। यानी विश्व में सबसे प्राचीनतम मर्द भांड बुर्ज होम से प्राप्त हुए, यह बात बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है, एशुलन संस्कृति या मद्रासी उद्योग का मुख्य उपकरण को अतिरम से प्राप्त हुआ था? कौन सा था भाई? ये एक संस्कृति का नाम है और हमें इसका आंसर बताना है। तो क्या है इसका नाम? हैंड एक्स। देखिए, हैंड एक्स अंग्रेजों ने जब इसे प्राप्त किया, मतलब जिस किसी खोजकर्ता ने इसे खोजा तो उसने अपनी तरफ से अंग्रेजी में इसे नाम दिया और हमने बाद में हिंदी के आधार पे उसका नामकरण कर दिया। जैसे हम देखते हैं मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। तो पहले क्या था? मद्रास था, तो उस आधार पे मद्रास नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, कथन है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। कारण इस समय जलवायु गर्म हो गई और बर्फ की जगह घास के मैदान उगने लगे, जिससे पशुपालन की शुरुआत हो गई। यानी हमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें उन दोनों कथनों में से ये पता करना है कि कथन के ऊपर क्या व्याख्या सही बैठ रही है। तो इसका हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद ही घास के मैदान बने थे। मौसम गर्म हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुए, इस कारण घास के मैदान बने। प्रश्न है, मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरणों का निर्माण पत्थर के फलकों की सहायता से होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? यानी मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण पत्थर के फलकों, मतलब चपटे पत्थर जिनसे हम उपकरण बना सके, अगर इनके निर्माण से होने लगे तो इनका नाम क्या रखा गया? तो इनका नाम था फलक संस्कृति। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, स्थान विशेष या गुण विशेष पे उसका नाम रख दिया। पहले आया था तो क्या सोन नदी के नाम पे सोन संस्कृति, और इन पत्थरों का
आकार कैसा था, फलक यानी चपटा, तो इस संस्कृति को क्या कहा गया, फलक है संस्कृति। यानी आपको इतिहास में ध्यान रखना है, कहीं विशेष परिस्थिति में आपको अगर किसी चीज़ का ध्यान नहीं आए तो उस नदी के नाम को देखना है, या उस स्थान को नाम देखना है, या वहाँ से प्राप्त कोई वस्तु या उपकरण या औजार जो प्राप्त हुए हैं किस तरह के बने हुए हैं, उसके आधार पर हमें उनका नामकरण कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों एवं उनकी भौगोलिक स्थिति मर्द भांड विशेषता का मिलान कीजिए। यानी अगर अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, मिलान का प्रश्न है। मिलान का प्रश्न है तो पहला प्रश्न है क्वेटा संस्कृति। क्वेटा संस्कृति कहाँ से मिली, बलूचिस्तान से, पांडुरंग के मर्द भांड। दूसरा है नाल आमी संस्कृति, क्या हो गया, बलूचिस्तान व सिंध में बहुरंगी अलकरण वाले मर्द भांड। तीसरा है कोट दीजी संस्कृति, क्या हो जाएगा, सिंधी में दूधिया पट्टी पर बहुरंगी अलकरण। और अंतिम हो जाएगा पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पंजाब पाकिस्तान से लाल बैंगनी लेप पर काली धारियाँ। यानी ये क्या है, एक तरफ तो मतलब जो सभ्यता वहाँ से प्राप्त हुई उसका नाम दे दिया या उसे संस्कृति का नामकरण कर दिया, बाद में वहाँ पे जो मर्द भांड पाए गए उनमें जो विशेषता थी उसके आधार पर उनका नामकरण कर दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का उदय तथा मानव द्वारा सर्वप्रथम गुफाओं में रहने व चित्रकारी करने का साक्ष्य किस काल में मिलता है। यानी ज्ञानी मानव यानी उसने अपना दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया और गुफाओं में चित्रकारी प्रारंभ कर दी। और ये किस काल में प्रारंभ हो गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, उच्च पुरापाषाण काल। यानी इस काल में आकर मानव क्या हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, गुफाओं में रहने लगा और गुफाओं पे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आड़ी टेढ़ी रेखाओं से चित्रकारी करने लगा। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन स्थलों एवं प्राप्तियों के संबंध में सत्य कथन चुनना। देखिए आमतौर पर हम परीक्षा में क्या गलती करते हैं कि प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में सत्य कथन असत्य कथन मिलान नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता जैसे होते हैं। तो हमें प्रश्न हमेशा पूरा पढ़ना है, तो हमें क्या चुनना है, सत्य कथन। गंगा घाटी आसाम सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में मध्य पुरापाषाण संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। यह बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बलूचिस्तान से प्राप्त हुई, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का काल ऐतिहासिक काल माना जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 1 और कथन 2 बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डियों की बनी नारी की मूर्ति किस काल से संबंधित है। यानी इलाहाबाद के बेलन घाटी से एक हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो मूर्ति किस काल से संबंधित है, कौन से काल से है भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मानव ने उच्च पुरापाषाण काल में आकर चित्रकारी जैसी या उपकरण जैसे या गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, कथन 1 यानी कथन ए, जिस काल में मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करता था उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। आहड़ राजस्थान का प्राचीन नाम ताम्रवती प्राप्त होता है। यानी 2 कथन दिए गए हैं, कथन में हमें बताना है कि 2 कथनों का हमें मेल करना है। पहले कथन में क्या बता रहा है कि मानव क्या करता था, पत्थर के उपकरण के साथ तांबे के उपकरण प्रयोग करता था, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती नगरी, यानी ताम्रवती नगरी। लेकिन क्या दोनों कथनों में कोई संबंध स्थापित हो रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों कथन एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो दोनों कथन सत्य है, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे वाला कथन स्वतंत्र है और ऊपर वाला कथन स्वतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ स्थल
5000 ईसा पूर्व किस कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? यानी बागौर, राजस्थान में कहाँ है? बागौर। बागौर के अलावा क्या है? मध्य प्रदेश का आदमगढ़। तो यहाँ पे किस चीज़ के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? पशुपालन के। यानी भारत में सबसे प्राचीनतम, और कई कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागौर और आदमगढ़ से। लेकिन स्पेशल तौर पे आपको भारत के संदर्भ में इसे याद रखना है। कौन सा हो गया? पशुपालन। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल कौन से हैं जहाँ से सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ है? यानी हमें उस कथन का चयन करना है, यानी हमें वह स्थान ढूंढना है जहाँ से सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा है? सराय, नाहरराय व महदहा। यानी ये वह स्थान है जहाँ से सर्वप्रथम क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। इसे हमें हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण 7000 ईसा पूर्व का किस नवपाषाण युगीन बस्ती से मिलता है? यानी बस्ती का मतलब क्या हो गया? अब मानव गुफाओं को छोड़कर बस्तियों का निर्माण कर कर रहने लगा। तो हमें कहाँ से मिलते हैं? सबसे मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हमें सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण मिलता है। भारत में चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य लगभग 5000 ईसा पूर्व कहाँ से प्राप्त हुआ था? यानी भारत में सबसे प्राचीन चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? क्या हो जाएगा? कोल डी हवा, कोल डी हवा। और प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागौर से। दोनों कथन अलग अलग है। कृषि पूछ ले तो बागौर, और चावल का नाम दे दे तो क्या? कोल डी हवा। किस स्थल से मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने तथा गड्ढे वाले मकान यानी गर्तवास के प्रमाण मिलते हैं? यानी एक समय ऐसा आया कि मानव अपना आवास गड्ढा खोदकर उसके अंदर रहने लगा था। जैसे आजकल हम देखते हैं कुत्ता घूरी बनाकर उसमें रहता है। तो एक समय मानव ने भी गड्ढों में अपने मकान या आवास बनाए थे, लेकिन उनके आवास या मकान थोड़े व्यवस्थित टाइप के थे। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यानी वहाँ क्या मिला है? मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है। तो क्या हो जाएगा? बुर्ज होम कश्मीर। यानी यहाँ हमें प्राचीनतम या प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाया गया सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी का जीवाश्म नर्मदा घाटी में स्थित किस स्थान से प्राप्त हुआ? अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्पेशल भारत के बारे में। तो भारत में प्राचीन मानव खोपड़ी का जीवाश्म, यानी एक तो क्या होता है खोपड़ी प्राप्त होना, और एक जीवाश्म यानी वो खोपड़ी गल गई लेकिन उसकी आकृति या कुछ हड्डियों के अवशेष या उसके कुछ जीवाश्म हमें प्राप्त हुए। तो क्या हो जाएगा? हथनौरा, मध्य प्रदेश। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में किस ताम्र पाषाणिक स्थल को प्राचीन नाम ताम्रवती प्राप्त होता है? हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा था, यानी पहले ये प्रश्न आ गया कि आहड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? ताम्रवती। तो यह प्रश्न में हमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह प्रश्न पहले रिवाइज हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेरिक मर्दभांड पात्र OCP का नामकरण किस स्थान से प्राप्त मर्दभांड के आधार पर किया गया है? यानी गेरिक मर्दभांड का नामकरण किसके आधार पर है? नामकरण इसका किसके आधार पर किया गया है? तो क्या होगा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हमें एक जगह और पढ़ने को मिलता है, कहाँ? महाभारत में। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हस्तिनापुर से, यानी उस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पूर्व सिंध ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बलूचिस्तान क्षेत्र से प्राप्त हुई है। बलूचिस्तान क्षेत्र के क्विंटा
कुल्ली, नाल और झोप जैसी विविध ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विकास हुआ। यानी 2 कथन हमें दे दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन कथनों का क्या है। तो देखिए, पहला कथन बिल्कुल सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। तो दोनों में मिलान कीजिए। इन स्थानों का नाम दे दिया गया है और यहाँ पे क्या है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का विकास हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आज की क्लास में बस दोस्तों इतना ही। आज मैंने आपको पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाया। आगे मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।